के तौर पर भी हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है एक योगी, एक संत, एक राजनीतिक महारथी। भारत के इतिहास में शायद ही कोई और शख्सियत हो जिसने आध्यात्मिक मंच का इस्तेमाल करके एक विशाल कॉरपोरेट साम्राज्य खड़ा किया हो और फिर उसी साम्राज्य की ताकत से देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया हो। क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स को आप पतंजलि का चेहरा मानते हैं, कंपनी में उसकी कानूनी हिस्सेदारी 0% है। क्या आपको याद है 2011 की वो रात जब एक महिलाओं के लिबास में भागते हुए इस योगी की तस्वीर ने देश की सत्ता पलट की नींव रख दी थी? क्या आपने सुना है कि कैसे 10 लाख रुपए के जुर्माने से शुरू हुआ विवाद सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई तक पहुंचा? आज के धर्म धंधा में हम उसी शख्सियत का अटूट दस्तावेजी विश्लेषण करेंगे जिसने 1965 में जन्म लिया और 2025 तक धर्म धंधा और शक्ति के सभी नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह विश्लेषण उनके 5 ट्रिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ के लक्ष्य और उनके सबसे बड़े कानूनी खतरों को उजागर करेगा। हर विशाल इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। रामदेव, जिनका मूल नाम रामकिशन यादव था, की नींव पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली में रखी गई थी। लगभग 9 वर्ष की आयु में उन्होंने कानपुर के गुरुकुल में अध्ययन शुरू किया। यह वह जगह थी जहां उन्हें आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ मिली, जिसने उन्हें बाद में एक शुद्ध तपस्वी की सार्वजनिक छवि बनाने में मदद की। 14 साल की उम्र में उनकी मुलाकात उनके भविष्य की जीवन साथी आचार्य बालकृष्ण से हुई। योग और आयुर्वेदिक उपचारों की बढ़ती मांग को संस्थागत रूप देने के लिए रामदेव और बालकृष्ण ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। यह कदम बेहद रणनीतिक था। पहले एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संस्था के रूप में आध्यात्मिक अधिकार और सार्वजनिक सद्भावना स्थापित करना, जो बाद में पतंजलि के विशाल वाणिज्यिक उद्यम के लिए आधारभूत संरचना का भरोसा बनी। पतंजलि समूह की सफलता का केंद्रीय रहस्य रामदेव और बालकृष्ण के बीच अटूट मगर विशिष्ट साझेदारी है। आचार्य बालकृष्ण कंपनी की रीढ़ है, जो कंपनी में 94% हिस्सेदारी रखते हैं और प्रबंध निदेशक यानी कि MD है। वहीं रामदेव आध्यात्मिक चेहरा और राजनीतिक लामबंदी करने वाले व्यक्ति बने रहते हैं और उनकी कंपनी में कोई भी कानूनी हिस्सेदारी नहीं है। यह संरचना रामदेव को कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी, वित्तीय जोखिम और कर जांच से बचाती है। ये नेतृत्व और वित्तीय अलगाव की एक चतुर रणनीति है। रामदेव का उत्थान सिर्फ योग तक सीमित नहीं था। 2006 में हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना हुई, जिसने आध्यात्मिक प्रचार और पतंजलि ब्रांड के लिए एक विशाल अंतर्निहित उपभोक्ता आधार तैयार किया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2011 में। जून 2011 में रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन शुरू करके राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में विस्फोटक कर दिया। केंद्र में सत्ताधारी यूपीए सरकार ने पहले बातचीत की कोशिश की, लेकिन बात विफल हुई। देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस अराजक दृश्य की सबसे याद की जाने वाली और अपमानजनक विशेषता रामदेव की गिरफ्तारी थी। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए रामदेव ने महिलाओं के कपड़े यानी कि सलवार कमीज पहनकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक तपस्वी व्यक्ति के लिए जिनकी शक्ति नैतिक अधिकार पर टिकी है, इस सार्वजनिक अपमान ने एक मजबूत राजनीतिक जवाबी कदम को अनिवार्य बना दिया। यह टकराव उन्हें तुरंत विपक्ष यानी कि भाजपा के साथ संरेखित होने के लिए प्रेरित करने वाला उत्प्रेरक साबित हुआ। 2012 से 2014 में रामदेव ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक समर्थन में बदलाव किया। उनका काला धन विरोधी अभियान सीधे 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक बन गया। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार
ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, रामदेव के पास 30 मिलियन तक के दर्शकों को टीवी पर खींचने और हजारों लोगों को जुटाने की क्षमता है। यह जबरदस्त जन अपील विशेष रूप से ग्रामीण मतदाताओं के बीच सीधे पतंजलि के उपभोक्ता आधार से जुड़ी हुई है। उनकी राजनीतिक गतिविधि उनके उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर लक्षित विपणन कार्यक्रम के रूप में कार्य करती है। 2014 के बाद रामदेव के मजबूत राजनीतिक संरक्षण के तहत पतंजलि समूह ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। पतंजलि का FMCG साम्राज्य तेजी से बढ़ा और यह सालाना 100% से अधिक बढ़ रहा है। इस तेज वृद्धि ने स्वदेशी और आयुर्वेदिक अपील की व्यावसायिक वैधता को साबित किया। रामदेव का लक्ष्य 2027 तक 5 पतंजलि समूह संस्थाओं के लिए 5 ट्रिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करना है। पतंजलि का मॉडल लागत नेतृत्व रणनीति पर केंद्रित है, जो उत्पादों का मूल्य कम रखता है, जिससे मूल्य सचेत भारतीय परिवारों और ग्रामीण खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। ग्राहकों के लिए सफलता की कुंजी गहरा ब्रांड विश्वास और राष्ट्रवादी भावना है। रामदेव का राजनीतिक प्रभाव उनकी कॉर्पोरेट विस्तार की गति का ईंधन बन गया। वह प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्रियों के करीब है, जिससे नियामक और भूमि खरीद प्रक्रियाओं में तेजी आती है। लेकिन इस संरक्षण की एक कीमत भी है। महाराष्ट्र भूमि विवाद में आरोप लगे कि पतंजलि को आरक्षित वन क्षेत्र की जमीन रियायती दर पर दी गई है। ये कानून विवाद क्विड प्रो को यानी कि समर्थन के बदले संसाधन के आरोपों को दर्शाता है, यानी राजनीतिक समर्थन के बदले राज्य संसाधन का कथित रूप से उपयोग किया गया। 2020 के बाद पतंजलि का सामना भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था न्यायपालिका से हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान पतंजलि ने जून 2020 में कोरोनिल लॉन्च की। शुरू में इसे कोरोना वायरस का इलाज बताते हुए भारत सरकार ने इसे तुरंत रोक लगाई और मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी पर जनता के डर का फायदा उठाने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया। इसके बाद मई 2021 में रामदेव ने एलोपैथी को जहरीला और बेवकूफ विज्ञान कहकर आधुनिक चिकित्सा पर सीधे हमला कर दिया। एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA ने पलटवार किया और रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग की। फिर 2022 में पतंजलि का सामना भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हुआ। IMA ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दायर की। मार्च 2024 और अप्रैल 2024 में कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी सार्वजनिक माफी की ईमानदारी का आकलन किया और गैर अनुपालन के पैटर्न पर जोर दिया और कुछ उत्पादों के विज्ञान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। हालांकि अगस्त 2025 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने IMA की याचिका को बंद कर दिया। यह दर्शाता है कि न्यायिक दबाव भारी था, लेकिन अंत में पतंजलि को अवमानना मामले में राहत मिली। हालांकि ये राहत कानूनी अनुपालन और नैतिक विज्ञापन की आवश्यकता पर एक कड़ी चेतावनी के साथ आई थी। बाबा रामदेव का प्रभाव केवल योग या व्यवसाय तक सीमित नहीं है, यह सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक है। उन्होंने योग के प्रचार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से राष्ट्रीय नीति में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, लेकिन वह उग्र राष्ट्रवादी बयानबाजी भी करते हैं और विवादास्पद सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। के तौर पर भी हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। उनके ध्रुवीकरण वाले बयान रणनीतिक रूप से उन्हें सत्ताधारी पार्टी के मूल आधार के साथ संरेखित करते हैं और सीधे पतंजलि की स्वदेशी ब्रांड की अपील का समर्थन करते हैं। 2025 तक पतंजलि का साम्राज्य 5 ट्रिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दावों और आधुनिक नियामक विज्ञान के बीच का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मिली राहत एक अंतिम जीत नहीं, बल्कि केवल एक चेतावनी विराम है। रामदेव की विरासत, राजनीतिक शक्ति, आध्यात्मिक
अपील और वाणिज्यिक आक्रामकता के एक अद्वितीय मिश्रण के रूप में इतिहास में दर्ज होगी, जिसने दिखाया कि स्वदेशी सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक मेगा बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। क्या पतंजलि 5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? क्या बाबा रामदेव भविष्य में न्यायिक और नियामक दबाव से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल धर्म धंधा के आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे ही धर्म को धंधा बनाने की कहानी को आपके सामने एक बार फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द मिरर।